हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की मैथ। ओके, तो इसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है? प्रीमिय संख्याएं। प्रीमिय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है प्रीमिय संख्याएं, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम साथ ही आज के ही इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको ये जो एक्सरसाइज करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रीमिय संख्याएं, प्रीमिय संख्याएं क्या होती है? प्रीमिय संख्याओं से पहले हम बाकी जो संख्याएं हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? आपने छोटी कक्षाओं में वैसे तो पढ़ लिया होगा कि सम संख्या, सम संख्याएं जानते होंगे आप लोग। सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलती हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो आप लोग परिभाषा लिखनी चाहो तो साथ साथ नोट कर सकते हो कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो या वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सभी में क्या है? 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, ये सभी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। ये चलती रहेगी आगे। ठीक है, 12 के बाद 14, 16, 18, 20। ओके, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों को सभी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि सम क्या है, विषम क्या है, प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है। ओके, तो ये तो हो गई सम संख्या। अब हम बात करते हैं इसके बाद विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। ठीक है, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं तो हो गई जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगी? तो विषम संख्याएं होती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो बची है वो क्या होती है? विषम संख्या, यानी 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार ये चलती रहेगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है? 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई विषम संख्याएं। इनको हम क्या बोलते हैं? इन संख्याओं को विषम संख्याएं बोलते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ओके, तो उसको बोलते हैं सम संख्या। और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उनको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। जानते होंगे आप लोग भाज्य संख्या कौन सी होती है? इसके बाद है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? आप लोग परिभाषा में बोल रही हूं तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर परिभाषाएं नहीं लिख रही हूँ। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं से और एक स्वयं व एक के अलावा अन्य भी संख्याओं से विभाजित हो। ठीक है, कौन सी होगी भाज्य संख्या? ऐसी संख्याएं जो स्वयं खुद से और एक के अलावा, ठीक है, जो खुद से और एक के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित होती हो, यानी वे खुद से भी होगी और एक से भी और इन दोनों के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 4 भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद और एक के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, और अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित होती है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो खुद के और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और खुद से ही विभाजित होती है। ठीक है, और अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित होती है। ठीक है, इनके अलावा और तीसरी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और एक बात आप लोग नोट कर लेना, जो भाज्य संख्याएं होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्याओं की संख्या होती है 74। ठीक है, 1 से 100 तक की, यदि आप 1 से 100 तक काउंटिंग करोगे तो उनमें जो भाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 74 होगी। ठीक है, तो अब अभाज्य संख्याओं की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अब एक नहीं आएगा। ठीक है, एक क्या होती है, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ठीक है, अब यदि एक को आप न तो भाज्य संख्याओं में काउंटिंग करोगे और न ही अभाज्य संख्याओं में काउंटिंग करोगे। ठीक है, एक न भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। तो अभाज्य कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। 2 में किसका भाग जाता है, 2 का और 1 का। ठीक है, इसके अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 2, उसके अलावा 3 और फिर 5, 7 और 11, 13, फिर 17। ठीक है, इस प्रकार की ये जो संख्या है, ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखना कि इसमें यदि आप भाग दोगे तो खुद का और एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और तीसरी संख्या का, इसमें तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग नोट लगाकर एक बात याद रख लेना कि जो एक है, ठीक है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, और जो 1 से 100 तक की, जो 1 से 100 तक यदि आप काउंटिंग करोगे, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब आप लोगों को पता होना चाहिए डिटेल से संख्याओं के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, संख्याएं कौन सी होती है, वस्तुओं की गिनती करने के लिए, यानी कोई भी वस्तु की काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु की गिनती करनी हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 मेजें रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन टेबल को काउंटिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हमें काउंटिंग करनी होती है। तो उन जो किसी भी वस्तु की काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि किसी कक्षा में आप लोगों को बताना है कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग काउंटिंग करोगे तभी तो बता पाओगे कि इसमें कितने स्टूडेंट है। ठीक है, तो काउंटिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आप काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से करोगे। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा क्या हो गई, किसी वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। तो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से होगी, यानी कि हम जब गिनती करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तो
1 से स्टार्ट होगी प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलेगी। ठीक है, ये जो निशान है सोया हुआ जो 8, ये निशान है, ये किसका होता है? अनंत का निशान होता है। ओके, मतलब प्राकृत संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। आप ये भी परिभाषा दे सकते हो इसकी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। आप लोग ध्यान से समझना इन संख्याओं के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण नाम से ही पता चल रहा है, जो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो अब आप लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में बता सकते हो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो सुन लो अच्छे से पूर्ण संख्या की परिभाषा। ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समूह है, तो यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य ऐड कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में हम 0 को ऐड कर दें तो वे संख्याएं क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलेगी अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? वे संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है 1 से, ये यहाँ से, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया? एक 0 को ऐड कर दिया, 0 शामिल कर दिया इसमें, तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। या आप लोग इसकी परिभाषा दे सकते हो कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? चलिए अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? अब आप लोग ध्यान से सुनना पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा। ठीक है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह है। ठीक है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्या होगी पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा? कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये रहा पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए, यानी नेगेटिव मानों को। यदि हम पूर्णांक संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के समूह को उठाएंगे और इसमें मिलाएंगे नेगेटिव, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक समूहों को मिलाना। ठीक है, तो इनका जो प्राकृत संख्याओं का समूह है इसका हम क्या करेंगे? ऋणात्मक करेंगे इन संख्याओं को। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो गई? ऐसी संख्याएं यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं और कभी कभार पूर्णांक संख्या को क्या है? Z से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Z से भी करते हैं और I से भी करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो गई? अब हम क्या लिखेंगे? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पहले तो हम लिखेंगे पूर्ण संख्याओं का समूह है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये हो गया पूर्ण संख्याओं का समूह है। कहाँ तक चलेगी ये? अनंत तक चलेगी।
तो ये तो पूर्ण संख्याओं का समूह लिख दिया हमने। हमारी परिभाषा क्या थी कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए। ऋणात्मक मतलब ये मान हमें लिखने, यहाँ पर लिखने क्या है, ऋणात्मक। तो 0 तो हो गया -1, फिर -2, -3, -4, -5, इस प्रकार चलेगी ये माइनस अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब आप लोग इसकी परिभाषा इस प्रकार, आपको यदि याद नहीं भी है तो भी आप लोग किस प्रकार याद कर सकते हो कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर, 0 से स्टार्ट हो रही है, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर दोनों तरफ यानी धनात्मक और ऋणात्मक, राइट साइड की तरफ बढ़ेगी धनात्मक और लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगी ऋणात्मक, यानी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती हो, क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं में ये तो क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव है, तो ये तो क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं और शून्य पूर्णांक कौन सा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। यहां से लेकर मतलब 0 तक तो क्या है, 0 से इस तरफ तो बढ़ रहा है मान। ठीक है, और इस तरफ क्या है, नेगेटिव है तो घट रहा है, मतलब ये क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या बढ़ रहा है, धनात्मक की तरफ, तो ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। आ रहा है समझ में, 0 के राइट साइड की तरफ धनात्मक पूर्णांक, 0 के लेफ्ट साइड की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। ठीक है, ये न धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है 0। तो ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब जो पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है, अब आप एक बात नोट करके लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य से बड़े होते हैं। ठीक है, ये शून्य के बाद बढ़ते हैं। ठीक है, और ये शून्य से इस तरफ घटते हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य से बड़े होते हैं। तो आप लोग क्या लिखो, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जैसे 4 है, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या होगा, शून्य से बड़ा होगा। तो ये हो गया शून्य से बड़ा। लिखने का तरीका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य से बड़ा होता है। तो जो बड़ा तरफ, बड़ी साइड होती है, जो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी संख्या होती है, उसकी तरफ ये जो चोंच का सा ये निशान है, ये क्या होता है, खुला हुआ होता है। इसका मुंह क्या होता है, खुला होता है बड़ी संख्या की तरफ। ठीक है, तो ये 4 बड़ा है तो इसकी तरफ क्या है, इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। अब जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं। अब ऋणात्मक पूर्णांक कौन से है, -1, -2, मतलब -1 से लेकर ये क्या है, माइनस अनंत तक बढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, जैसे -1, ये क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, या आप -5 लिख लो। ऋणात्मक पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, -5। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, हमेशा शून्य से छोटे होते हैं। अब शून्य से छोटे होते हैं तो छोटे की तरफ क्या आएगा, ये जो चोंच का निशान है ये क्या होगा, बंद होगा छोटे की तरफ, और जो बड़ा है उसकी तरफ इसका मुंह क्या होगा, खुला हुआ होगा। ठीक है, तो 0 क्या है, बड़ा है -5 से, यानी 0 से ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब आप लोगों को पता चल गया बाकी सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे प्रीमिय संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रीमिय संख्याओं के बारे में। प्रीमिय संख्याएं, प्रीमिय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रीमिय संख्याएं क्या होती है, आप लोग परिभाषा लिखने चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, P बटे Q के रूप में लिखा जाए। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य न हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, प्रीमिय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। आप लोग चाहो तो साथ साथ परिभाषा नोट कर सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य नहीं हो, ठीक है। तो Q का मान शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्या प्रीमिय संख्या कहलाती है। तो प्रीमिय संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, लेकिन क्या है, जो Q है इसका मान क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0। तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो बराबर का निशान काट रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर P क्या है, अंश है, बटे Q क्या है, हर है। अंश बटे हर के रूप में होती है प्रीमिय संख्या, ठीक है। तो प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए, तो P बटे Q के रूप में होगी। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन जो नीचे का हर है वो क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। शून्य के अलावा कुछ भी हो चाहे, पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या होती है प्रीमिय संख्या, ठीक है। अब जो पूर्णांक है, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा बताई है, ठीक है, डिटेल से। तो पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं कि नहीं होते, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और शून्य पूर्णांक भी होता है, और क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक भी होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी होंगे, और शून्य पूर्णांक भी होगा। बट जो नीचे का Q है ये शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होती है प्रीमिय संख्याएं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2/4। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये क्या है, प्रीमिय संख्या है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये प्रीमिय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 भी धनात्मक है। जो धनात्मक और ऋणात्मक वाली रेखा होती है, पूर्णांक संख्या वाली रेखा, उसमें 2 भी होता है, 4 भी होता है कि नहीं। तो ये क्या हो गए, 2 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, और ये P बटा Q के रूप में लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रीमिय संख्या है। अब यदि आपको दे दिया जाए कि -3/1 है, तो ये क्या है, प्रीमिय संख्या है या नहीं, तो ये भी प्रीमिय संख्या होगी, नेगेटिव है, पर है तो ऋणात्मक पूर्णांक है। नेगेटिव संख्याएं भी होती है पूर्णांक में, होती है कि नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके बटे में 1 है, तो ये प्रीमिय संख्या होगी, इसे P बटा Q के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि 0 है, ये क्या है, ये प्रीमिय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो 0 है, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे P बटा Q के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें आप लोग बोल दो कि ये प्रीमिय संख्या नहीं है, ठीक है। 0 देखते कुछ लोग क्या करते, 0 दिखाई दिया और बोल दिया कि ये प्रीमिय संख्या नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, P अंश है, ऊपर की संख्या अंश है, नीचे क्या है इसके, ये हर है, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंश का मान 0 हो सकता है, तो ये भी क्या है, एक प्रीमिय संख्या है। अब यदि आपको बोल दिया जाए कि 1/0 है, तो आप लोग क्या कहोगे कि ये प्रीमिय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है Q है, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो Q का मान 0 दे रखा है, ठीक है, तो ये प्रीमिय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब यदि आपको रूट की संख्याएं दे दी जाए, जैसे अब आपको बोल दिया कि √3/4, अब आपको पूछ लिया जाए कि ये प्रीमिय संख्या है या नहीं, तो आपने क्या, जो
पूर्णांक संख्याएं होती है उनमें √3 को कहीं देखा है, दिखाई दिया कि आपको उस रेखा पर कहीं पर भी √3 नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रीमिय संख्या नहीं है। तो आप लोग ये, और रूट वाली संख्याओं में भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, अब आप लोग जानते हो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है। अब यदि √4 होता है, यहाँ पर √4/2 होता है, तो √4 का यानी वर्गमूल 4 है, इसका मान क्या होता है, 2 होता है, तो 2/2, तो ये तो हो सकती है प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या ये तो ठीक है, बट ये प्रीमिय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1 की सुकेर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, और 2 की सुकेर कितना होगा, 2 × 2 यानी 4 होगा, ठीक है, और 3 की सुकेर कितना होगा, 3 × 3 × 3, 3 सुकेर है, 2 बार आएगा, ठीक है, तो ये 9 होगा। 4 की सुकेर क्या होगा, 4 × 4 ये 16 होगा, और जो 5 की सुकेर कितना होगा, 5 × 5 25 होगा, ठीक है। 6 की सुकेर कितना होगा, 6 × 6 36 होगा। आ रहा है समझ में। ये सभी संख्याएं क्या हो गई, यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। अब यदि हमें रूट में 9 दे दिया जाए, √9/3, तो √9 का मान हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो √9 का मान क्या होगा, 3 होगा, तो 3/3 हो गई। अब यदि √16 दे दिया जाए, √16/1 लिख दिया, ठीक है, तो √16 का मान क्या होगा, √16 4 का वर्ग है, तो इसका हम निकाल सकते हैं, √16 का 4/1 होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होती है, प्रीमिय संख्याएं होती है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। आ रहा है समझ में। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वे प्रीमिय संख्या नहीं होगी, और जो पूर्ण रूट में पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका हम वर्ग निकाल सकते हैं, तो वे क्या होगी, प्रीमिय संख्याएं होगी। तो ये हो गई प्रीमिय संख्याएं, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीमिय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। प्रीमिय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो यदि a और b प्रीमिय संख्या है तो पहला नियम क्या है हमारा, संवर्त का नियम, ठीक है, यानी संवर्त का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, ठीक है, कि a और b प्रीमिय संख्या है, तो अब यहाँ पर हमें दे दिया पहला कि a + b भी प्रीमिय होगा, यानी यहाँ पर a क्या है, a + b ये दे रखा है, और बोल रखा है a और b क्या है, प्रीमिय संख्या है, ठीक है। यदि a भी प्रीमिय संख्या है और b भी प्रीमिय संख्या है, a और b दोनों प्रीमिय संख्या है, तो a + b भी प्रीमिय होगा, यानी a और b दोनों प्रीमिय संख्या है, तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो भी क्या होगा, एक प्रीमिय संख्या ही होगा, ठीक है। जैसे 4 + 2 दे दिया, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रीमिय संख्या है, तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, 4 और 2, तो ये दोनों प्रीमिय संख्या है, तो ये 6 भी क्या होगा, प्रीमिय संख्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इसका पहला है, इसमें क्या है, संवर्त का नियम चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, a - b भी प्रीमिय होगा, ठीक है। अब यदि a प्रीमिय संख्या है, a और b प्रीमिय संख्या है, ये तो हमें दे ही रखा है, ठीक है। तो यदि a प्रीमिय संख्या है और b प्रीमिय संख्या है, तो यदि प्रीमिय संख्या में से प्रीमिय संख्या को घटाएंगे तो जो मान होगा वो भी क्या होगा, एक प्रीमिय संख्या ही होगा, ठीक है। चलिए हम करके देख लेते हैं कि a - b दे रखा है, a और b दोनों प्रीमिय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 8 - 4 कर दिया हमने, ये क्या है, 8 और 4 प्रीमिय संख्या है। अब 8 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो जो उत्तर आ रहा है हमारा, जो मान आ रहा है इसका, वो भी क्या आ रहा है, एक प्रीमिय संख्या आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार यानी प्रीमिय संख्या में से हम प्रीमिय संख्या को घटाएंगे तो जो मान होगा वो भी एक प्रीमिय संख्या ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी संवर्त का नियम चलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि a × b, a × b, मतलब a भी प्रीमिय संख्या है, b भी प्रीमिय संख्या है। यहाँ पर क्या करना है, जब प्रीमिय संख्या को प्रीमिय संख्या से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारा उत्तर होगा यानी मान होगा वो भी क्या होगा, एक प्रीमिय संख्या ही होगा। जैसे a × b है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 4 × 8, तो कितना आएगा,
तो ये आ गए यहाँ पर 32, मतलब 4 भी परिमेय संख्या है, 8 भी परिमेय संख्या है, तो हमारा जो मान आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, परिमेय संख्या ही आ रहा है। 32 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो गुणा का है, जो गुणा करने पर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कराएंगे तो हमारा मान भी परिमेय संख्या ही आएगा। तो मतलब गुणा में भी, गुणनफल में भी हमारा संवर्त का नियम चलेगा, ठीक है। तो नंबर 3 है a बटे b सिर्फ तभी परिमेय होगा जब b का मान क्या हो, 0 न हो, ठीक है। अब यहां पर ये नियम कब चलेगा, जब b का मान 0 न हो, ठीक है। a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है, लेकिन b का मान 0 न होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये लगेगा, अन्यथा ये नियम यहाँ पर संवर्त का नियम लागू नहीं हो सकता, ठीक है। तो योगफल में, घटाव में और गुणनफल में संवर्त का नियम चलेगा, ठीक है। और भाग में तब चलेगा जब b का मान 0 नहीं होना चाहिए। बराबर का निशान काट रखा है तो इसका मतलब क्या है कि b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है, कर्म विनिमयता का नियम। कर्म विनिमयता का नियम यानी यहाँ पर हमें क्या दे दिया, इनका कर्म चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे इसका पहला क्या है, a प्लस बी, और फिर क्या दे दिया, b प्लस ए, यानी जो a है उसको तो पहले लिख दिया, और जो यहाँ पर a प्लस बी है, a पहले b बाद में, ठीक है। तो दूसरी बार बराबर से इस तरफ क्या दे दिया, b पहले दे दिया, a बाद में दे दिया। इसका मतलब क्या है कि यदि इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल में हम इनका क्रम चेंज कर दे तो भी ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी योग क्रम विनिमय है, ठीक है। यानी योग का हम यदि क्रम चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जैसे ये a प्लस बी बराबर है b प्लस ए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 प्लस 3, ठीक है। 4 प्लस 3 ये a है और ये क्या है, b है, ठीक है। अब मैं इनको क्रम चेंज कर दूं यहाँ पर, ठीक है। 3 को पहले लिख दूं, जो b है इसको पहले लिख दिया, 3 प्लस 4, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, बराबर, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी क्रम में, योगफल में इनका क्रम चेंज कर देंगे तो भी ये बराबर होंगे, तो योग क्रम विनिमय है, ठीक है। अब दूसरा है a इंटू बी, गुणा में दे दिया। अब यदि इसी प्रकार गुणा में a गुणा b बराबर b गुणा a, यदि a और b को गुणा करवाएंगे, फिर दूसरी तरफ इनका क्रम चेंज कर दिया, b पहले a बाद में, अब इस तरफ भी हम इन दोनों को गुणा कराएंगे तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी गुणन क्रम विनिमय होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया 2, इंटू में लिख दिया हमने 3, ठीक है। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, इसका क्रम चेंज कर देंगे, जो 3 है इसको पहले लिखेंगे, 3 इंटू जो 2 है उसको बाद में लिखेंगे। तो अब ये कितना हो गया, 6, और ये भी कितना होगा, 6, यानी दोनों क्या आ रहे हैं, यहाँ पर भी बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार आप अन्य संख्याएं लेकर भी देख सकते हैं। गुणा में यदि आप क्रम चेंज करोगे तो ये क्या आएंगे, आपस में बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो गुणन भी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, यानी गुणन में हम क्रम चेंज करेंगे तो ये बराबर होंगे, ओके। चलिए अब है ये a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, यानी और भाग में भी क्या होता है, a में b का भाग देंगे, फिर b में a का भाग देंगे, तो ये क्या होंगे, बराबर नहीं आएंगे, इनका क्रम चेंज करने पर ये बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब व्यवकलन और भाग दोनों ही क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाव, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हो, जैसे a माइनस बी बराबर b माइनस ए दे रखा है, ठीक है। a की जगह मैंने लिख दिया 4, माइनस b की जगह मैंने लिख दिया 2। अब इसका क्रम चेंज करेंगे तो b की जगह मैंने लिख दिया 2, फिर माइनस, और a की जगह मैंने लिख दिया अब 4। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 2 में से 4 को घटाएंगे, ये -4 है, बड़ी संख्या है, तो निशान किसका लगेगा, -2 का, यानी अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब व्यवकलन में और भाग में दोनों, व्यवकलन और भाग दोनों ही क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। ये है आपका क्रम विनिमयता का नियम। तीसरा गुणधर्म क्या है, सहचर्यता का गुणधर्म। तो सहचर्यता क्या होती है, जैसे a प्लस बी
दोनों कोष्टक में फिर प्लस सी बराबर, अब ए को बाहर निकाल दिया प्लस ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 4 + 6, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ले लिया 2, आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकालना है, ए को बाहर निकालना है तो 4 को बाहर निकाल देंगे, 4 प्लस, अब कोष्टक के अंदर लेंगे 6 और 2 को, तो 6 + 2, 4 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 10 + 2 बराबर 4 बाहर है प्लस 6 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 8, ठीक है। अब 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 बराबर 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 12, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये है साहचर्यता का नियम, ठीक है। योग में यदि हम a + b कोष्टक के अंदर फिर प्लस c है तो जो a को हम बाहर निकाल दें b + c को कोष्टक के अंदर कर दिया फिर भी ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसी प्रकार साहचर्यता में गुणनफल में क्या दे रखा है a × b × में c बराबर a × फिर कोष्टक के अंदर है b × c, तो ये भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। जैसे a × b है, ठीक है, इंटू में c बराबर a × कोष्टक के अंदर है b × c, मैंने यहाँ पर ले लिया 4 × 2 फिर इंटू में ले लिया 5। अब हमें क्या करना है, a को बाहर निकालना है कोष्टक से, तो ये 4 बाहर आ गया इंटू b × c, तो 2 × 5। अब इसको सोल्व करो, 4 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 8 फिर इंटू में 5 बराबर 4 × 5 को 2 से गुणा करवाया तो 10, आ रहा है समझ में। अब 8 को 5 से करवाओ तो 8 × 5 = 40 और 10 को फिर 4 से करवाएंगे तो 40, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो ये होता है सहचर्यता का नियम, ठीक है। तो अब इसके बाद है चौथा क्या है वितरकता का नियम। तो वितरकता क्या होती है, वितरकता में यदि a, b और c परिमेय संख्याएं हैं तो मतलब a, b और c तीनों क्या है परिमेय संख्याएं हैं, तो a × b + c बराबर दे दिया ab + ac, ठीक है। यानी a, b और c तीनों क्या है परिमेय संख्या है। अब हम इसको a को अंदर गुणा करवाएंगे तो a को b से गुणा करवाया तो कितना आएगा ab, यानी a को b से गुणा करवाया तो ab, आ रहा है समझ में। फिर प्लस है तो प्लस आएगा, फिर a को c से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा ac, यही लिख रखा है यहाँ पर ab + ac, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये होता है वितरकता का नियम। अब आप चाहो तो मान रख सकते हो यहाँ पर, जैसे a का मान रख दिया 2 4, ठीक है, b की जगह रख दिया 2 प्लस रख दिया हमने 3 बराबर ab + ac है, ठीक है, ab + ac, तो a ये है b ये मतलब ये a है ये b है, ठीक है, ये c है, तो ab लिखना है। अब हमें ab यानी 4 × 2 लिखना है, फिर प्लस ac यानी 4 × 3 लिखना है हमें, तो ये कितना आएगा 4 2 + 3 बराबर 4 दूनी 8 फिर प्लस फिर 4 × 12। अब इसको हम 4 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 फिर प्लस है फिर 4 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 4 × 12, यही है सेम, ठीक है। तो ये है वितरकता का नियम। अब इसी प्रकार घटाव में दे रखा है व्यवकलन में, तो व्यवकलन में भी क्या होगा a ये क्या है b - c है, इसको गुणा किससे करवा रखा है यहाँ पर a से, तो a को b से गुणा करवाने पर ab और फिर a को c से गुणा करवाएंगे तो ac, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ab फिर माइनस है तो माइनस फिर ac। अब हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ठीक है। योज्य तत्समक क्या होता है, जो परिमेय संख्याएं होती है उनके लिए योज्य तत्समक 0 होता है, ठीक है। योज्य क्या होता है परिमेय संख्याओं के लिए 0 होता है योज्य तत्समक, ठीक है। तो यदि आप लोग नोट कर लेना कि परिमेय संख्याओं के लिए 0 क्या होता है योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं के लिए 0
योज्य तत्समक होता है। ठीक है, अब यदि ए, अब इसमें हम कौन सी संख्या को जोड़े, यानी वापस वही आनी चाहिए। ठीक है, बराबर ए ही आना चाहिए। अब इस परिमेय संख्या में हम कौन सी संख्या ऐड करें कि वापस वही आए। ठीक है, ये ए है तो ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा, ए ही आएगा। इसी प्रकार यदि 4 है तो ये क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 ही आना चाहिए। तो 4 कब आएगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी परिमेय संख्या में, ठीक है, कोई भी हम किस संख्या को जोड़े कि वापस वही संख्या है, तो हम 0 को ऐड करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। यानी योग में क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 को ऐड करेंगे तो हम वापस क्या आएगी, वही संख्या आएगी। तो ये होता है योज्य तत्समक। ठीक है, तो ये हो गया योज्य तत्समक। अब इसी प्रकार यदि 3 में हम क्या जोड़े कि वापस 3 ही आए, तो हमें क्या जोड़ना होगा, यहाँ पर 0 जोड़ना होगा। तो 0 क्या होता है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। ओके, तो अब है गुणात्मक तत्समक। तो अब हम ऐसी परिमेय संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करवाएं कि वापस वही संख्या आए, मतलब वापस वही संख्या आए, यानी ए ही वापस आए। तो ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करवाएं वापस वही आए, तो 1 से गुणा करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया यहाँ पर, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो 5 इंटू वापस 5 ही आना चाहिए, तो किससे गुणा करवाएंगे, 1 से। ठीक है, तो 1 क्या है यहाँ पर, गुणात्मक तत्समक होगा। ओके, अब ये हो गया योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम मतलब परिमेय संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या का योग करें कि वो 0 हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, अब ए है, इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 0 आए, तो क्या जोड़ने पर 0 आएगा, ए में हमें ऐसे कुछ जोड़ना है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो क्या जोड़े कि ये 0 आए, तो ए में हम क्या जोड़ेंगे, -a। अब यदि -a जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि 1 है, 1 में हम क्या जोड़ें कि यहाँ पर क्या आए, 0 आए, तो ए में यदि हम -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा, उल्टा होगा इसका। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाए कि -4 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +4 होगा। ठीक है, अब यदि पूछ लिया जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 2 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि वो 0 हो जाए, तो 2 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, -2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये 0 होगा। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, यदि आपको नेगेटिव संख्या दे दे तो वही संख्या पॉजिटिव होगी, और यदि आपको पॉजिटिव दे दे तो वही संख्या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम ये होता है। ठीक है, ए का योज्य प्रतिलोम -1 है, और ये -1 का योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो ए होगा। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब हम बात करें गुणात्मक प्रतिलोम। अब जो 0 है, और 0 क्या होता है, 0 खुद का ही योज्य प्रतिलोम होता है। जो 0 है, पूछ लिया जाए कि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 0 में हम क्या जोड़े क्या घटाएं, 0 में चाहे 0 जोड़ दो या 0 में 0 घटा दो, आप 0 ही आएगा। तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये योज्य प्रतिलोम हो गया। अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे a/b है। ठीक है, अब हम इसको कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करवाएं कि ये 1 हो जाए, कैसे होगी 1, तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम से गुणा करवाएं, b को ऊपर a को नीचे, ये क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया। अब b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो ये क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 4/5 है, हमें पूछ लिया जाए कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमें क्या करना है, इसको 1 लेकर आना है। 1 कैसे होगा, हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि a/b है, ये क्या है, अंश है,
ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, हर है। तो हम क्या करेंगे, हर को तो अंश बना देंगे और अंश को हम हर बना देंगे, ठीक है। यानी इसको हम लिख देंगे, जो हर है इसको तो अंश में ले जाएंगे b, और जो अंश है उसको हर में लेके आएंगे तो b बटे a बना देंगे। तो ये होता है इसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। अंश को हर और हर को अंश बना दिया, ठीक है। तो अब हमें पूछ लिया जाए 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। ये क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा तो 5 ऊपर 4 नीचे आएगा। तो अब ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, उत्तर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया हमारा 1। 1 और -1 क्या होते हैं, खुद के ही गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, 1 और -1, ठीक है। अब ये जो 1 चैप्टर है परिमेय संख्या, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1, ओके। इसी वीडियो में हम ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा गुणधर्म है यहाँ पर, ठीक है, कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है यहाँ पर, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो पहला है ये क्या है कि -4/5 इंटू 1 बराबर है 1 इंटू -4/5, ठीक है। अब ये क्या है, 1 से गुणा करवाया इसको, अब 1 से हम गुणा करवाएंगे तो वापस क्या आएगी, वही संख्या आएगी। 1 से जब हम किसी संख्या को गुणा करवाते हैं तो वापस क्या आती है, वही संख्या आती है। तो ये आएगा -4/5 बराबर, अब इसको भी 1 से गुणा करवाएंगे तो वापस क्या आएगी, वही संख्या आएगी, तो -4/5। तो ये क्या है यहाँ पर, एक क्या है, अब आप लोगों को याद आ रहा है तो मैंने अभी बताया था कि जब परिमेय संख्या को किसी ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करवाएं कि वापस वही संख्या आए, तो किससे गुणा करवाते हैं हम, 1 से। तो 1 से गुणा करवाने पर वापस क्या आती है, वही संख्या आती है। तो यही कंडीशन यहाँ पर है कि 1 से गुणा करवाया गया है, तो 1 क्या है यहाँ पर, गुणात्मक तत्समक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि 1 यहाँ गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। अब दूसरा है -13/17, दूसरा क्या हो गया, -13/17 इंटू -2/7 बराबर, फिर -2/7 इंटू -13/17। ये क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है, यदि आपको याद हो तो जो कर्म विनिमयता का नियम था उसमें क्या है गुणन में कि a/b, ये था a, ठीक है, कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, मतलब कर्म चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। a इंटू बी है, फिर b इंटू ए, यानी b को पहले लिख दिया, तो भी ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर क्या है, कर्म विनिमयता का नियम लगाया गया है, यदि आपको याद हो तो। अब यदि आप इसको सोल्व करना चाहो तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब यदि ये क्या है, -13 को 2 से -13, ठीक है, /17 इंटू -2/7 है, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 13 को 2 से गुणा करवाया तो कितना आ गया, 26। अब 17 को 7 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 119, ठीक है। 17 को 7 से करवाया, फिर अब -2 और -3 है तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गए। 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है, और 17 को 7 से गुणा करवाएंगे तो फिर कितना आएगा, 119। ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी इनका क्रम विनिमय का नियम लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रम चेंज करने पर भी इनका उत्तर क्या है, बराबर है, मान बराबर आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लिखोगे क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम लागू हुआ है। यहाँ पर तीसरा पार्ट है, इसमें क्या है, -19/29 -19/29 इंटू 29/- 19 बराबर 1। लास्ट में मैंने जो इसका बेसिक करवाया था, उसके लास्ट में मैंने आपको क्या करवाया था, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जो a/b, अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसका व्युत्क्रम करना होता है, यानी इसका एक, इसके बराबर हमें 1 लेना है। ठीक है, बराबर इसके 1 लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, b को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे, जब हम इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या दे रखा है, ये क्या है, -19/29 इंटू, अब इसका क्या व्युत्क्रम कर दिया, -29 नीचे है तो 29 ऊपर कर दिया, यानी अंश को हर और अंश को हर बना दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1, यानी यहाँ पर ये क्या लागू हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो अब लिखोगे आप गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 इंटू में 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, इस प्रकार हम कौन से गुणधर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा गुणधर्म हमने पढ़ा है, आप लोगों को याद हो तो ये क्या है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब इन दोनों को क्या ले लिया, कोष्टक के अंदर ले लिया। ठीक है, फिर बराबर है, और यहाँ पर फिर 4 को बाहर निकाल दिया, 1/3 और 6 को अंदर ले लिया। तो ये नियम कहाँ पर लागू हो, कौन सा नियम, हमने इसके बेसिक कंसेप्ट जो पढ़ा है इस चैप्टर का, इसमें हमने ऐसा कौन सा नियम पढ़ा है, आप लोगों को याद आ रहा हो तो एक ऐसा नियम था कि a इंटू फिर b इंटू सी अंदर ले लिया इसको, फिर a इंटू बी को अंदर ले लिया और फिर c को बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार का एक नियम था। वो नियम क्या था हमारा, साहचर्यता का नियम था कि नहीं, कि साहचर्यता का नियम यही था कि a इंटू फिर ब्रैकेट के अंदर b इंटू सी और फिर a और b को अंदर ले लिया, c को बाहर निकाल दिया। मतलब ऐसा करने पर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। गुणन में क्या होता है, साहचर्यता का नियम लागू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ अतः यहाँ साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम लागू होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देना है आपको और लिख देना है कि यहाँ साहचर्यता का नियम लागू होता है, बाकी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, कौन से गुणधर्म की सहायता से, हमें गुणधर्म बताना है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको के रूप में अभिकलन कर सकते हो, तो यही गुणधर्म है यहाँ पर साहचर्यता का। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।